हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज उदित और आप देख रहे हैं उदित वर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पोलो GT TSI के निगेटिव पॉइंट्स की। जी हाँ, ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है। मैंने काफी सर्च किया कि निगेटिव्स इसमें क्या क्या हैं, तो काफी लोगों ने बताए हैं निगेटिव, लेकिन वो सारे ज्यादातर DSG से रिलेटेड है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं अपनी पोलो GT TSI में, और क्या आपको एक यूज्ड GT TSI लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आपको पहले ये निगेटिव्स कंसीडर कर लेने चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पोलो GT TSI 1.2 जो कि DSG के साथ आती है वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इस समय ना पोलो का क्रेज बहुत है मार्केट में। पोलो बहुत कम मिल रही है मार्केट में, और GT TSI 1.2 तो बहुत ही कम मिल रही है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं वो तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन इसके निगेटिव्स क्या क्या हैं वो आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं रुक गया हूं एक खाली रोड पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या निगेटिव्स हैं। तो सबसे पहले तो कंफर्ट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। कंफर्ट में क्या क्या इसमें कमियां हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। तो देखिए, अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर है तो ये गाड़ी आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रैम्प हो जाएगी। इसमें स्पेस काफी कम मिलता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरी हाइट है 5'9", और 5'9" के बाद मैंने अभी देखिए सीट अपनी एडजस्ट कर रखी है। मैं बहुत पीछे होकर नहीं चलाता हूँ, मैंने सीट ऐसी एडजस्ट कर रखी है, और ये आर्म रेस्ट की पोजीशन आती है मेरे, और नीचे बिल्कुल फ्री है पैर मेरे। तो अगर हम ऐसी पोजीशन में पीछे वाली सीट देखेंगे तो आपको इतनी स्पेस मिल जाती है। तो मेरी हाइट के हिसाब से मैंने जब ये सीट एडजस्ट करी है तो इतनी है लगभग, आप देख सकते हैं इस तरीके से है, और अच्छा स्पेस मिल जाता है मुझे। अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे, और पीछे भी बहुत स्पेस है। मुझे आराम से स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज़्यादा है और आप सीट बहुत पीछे करके चलाते हो गाड़ी, तब ये पीछे क्रैम्प हो जाती है और पीछे आपको स्पेस नहीं मिलता है, और 2 लोग ही यहाँ पर आराम से बैठ पाते हैं। तीसरे के लिए यहाँ पर एक तो हम्प आ जाता है, तो आपको इधर उधर पैर करके बैठना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। और हेडरूम की बात करें तो अगर आप देखोगे तो अभी मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम मुझे ऐसा मिल रहा है। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो हेडरूम बहुत कम हो जाएगा। तो ये सबसे मेन और सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो है स्पेस का एक इशू है ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको जगह कम लग सकती है। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटीरियर से रिलेटेड है। देखिए, इंटीरियर इसका बहुत बढ़िया है, मटेरियल क्वालिटी सारी बढ़िया है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन एक टॉप मॉडल गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टच मटेरियल मिलना चाहिए, जो कि इस गाड़ी में कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। सब हार्ड प्लास्टिक है, इवन यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर इनको फैब्रिक दे देना चाहिए था, तो वो नहीं दिया इन्होंने। ये कॉस्ट कटिंग है पूरी तरीके से। सब कुछ हार्ड होने की वजह से आपको कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। खाली इन्होंने यहाँ पर स्टीयरिंग में दे रखा है, और ये पूरी लेदराइट स्टीयरिंग है, तो ये एक चीज है। बाकी कहीं नहीं मिलता है, तो ये भी एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर सेकंड हैंड भी लेते हो तो आपको अच्छी कंडीशन में, अगर मेरी गाड़ी की बात करें तो मैंने 9 लाख में खरीदी है, तो 9 लाख के हिसाब से यार सेकंड हैंड गाड़ी 9 लाख की अगर मैंने ली है तो कम से कम उसमें कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल होना चाहिए था। तो ये एक कमी लगती है मुझको। बाकी ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना, कंफर्ट चाहिए होता है कि यार हाथ ऐसे रखते हैं तो कम से कम यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल होना चाहिए। तो दूसरी चीज तो ये है इसकी कि पूरा हार्ड प्लास्टिक है। तो तीसरा जो निगेटिव है वो भी कंफर्ट से ही रिलेटेड है एक तरीके से। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना वो काफी हार्ड है। जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, जो नॉर्मल हैचबैक होती हैं इस कैटेगरी की, उसमें काफी सस्पेंशन सॉफ्टर साइड में होता है। इसका काफी हार्ड है। उसका एक रीजन है क्योंकि यार गाड़ी को काफी स्पोर्टी टच देने के लिए वो करा गया है। लेकिन होता क्या है कि लोगों को वो चीज उतनी नहीं समझ में आती है। उनको लगता है कि यार सस्पेंशन गड्ढों में जा रहा है, बहुत झटके लग रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, तो वो एक चीज है। तो अगर आप थोड़ी सी भी रफ रोड में जाते हो ना तो आपको काफी फील होती है, पूरी रोड आपको अच्छे से फील होती है। इनफैक्ट अभी ये देखिए थोड़ी सी चिकनी रोड है, बीच बीच में हल्के हल्के जो कंकड़ वगैरह पड़े हुए हैं, हल्के हल्के बम्प है ना, वो भी आपको फील होते हैं। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि थोड़े से हार्ड है सस्पेंशन इसके। उसका अलग रीजन है, किसी भी आप परफॉर्मेंस कार में अगर आप देखोगे तो सस्पेंशन हार्ड ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, तो वो भी आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में। जी हाँ, स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, फील, टच, माउंट कंट्रोल, हॉर्न सब बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, फ्लैट बॉटम है, बस इसकी स्टीयरिंग हार्ड है।
हार्ड इन द सेंस नॉर्मल रोड्स पे जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हो, आपको गाड़ी जब पार्क करनी होती है और काफ़ी लाइक कंजेस्टेड एरियाज़ में आपको एक हाथ से चलानी पड़ रही हो गाड़ी या जो भी बात हो, तो आपको काफ़ी हार्ड लगेगी नॉर्मल कार्स के मुकाबले। इनफैक्ट आप अगर इसको वर्टस से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको बहुत हार्ड लगेगी, उसकी काफ़ी स्मूथ है। तो वो एक चीज़ है, लेकिन हाँ ये आपको कनेक्टेड फील कराती है रोड से, और इसका स्टीयरिंग का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है दूसरी कार्स के मुकाबले, तो वो चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों को ये हार्ड स्टीयरिंग से प्रॉब्लम होती है। आप जब धीमे धीमे कहीं पर गाड़ी चला रहे होते हो, काफ़ी टर्न लेने होते हैं आपको, तब आपको थोड़ा सा ये लगता है कि आपको ज़ोर ज़्यादा लग रहा है। जैसे मैं अपनी पार्किंग से सुबह सुबह गाड़ी निकालता हूँ ना, तब भी मुझे फील होता है कि काफ़ी स्टीयरिंग हार्ड है। इसके मुकाबले अगर मैं अपनी दूसरी कोई गाड़ी निकालूँ, जैसे टियागो है, उसकी स्टीयरिंग बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है। खैर टियागो का इससे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हार्डनेस की बात करें स्टीयरिंग की, तो इसकी हार्ड है लेकिन रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इसकी जो हेडलाइट्स हैं, टॉप मॉडल GT लाइन होने के बावजूद भी इसमें आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं, तो लाइट काफ़ी डिम रहती है। अगर आप इसकी स्टॉक लाइट देखोगे तो उसमें ना बहुत ही कम रोशनी रहती है, उसमें आपको लाइक हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है। आपको जब भी गाड़ी लोगे ना आपको, तो आपको स्टॉक लाइट हटा के अपनी कोई ना LED या तो हाई पावर के बल्ब्स यूज़ करने पड़ेंगे इसमें, तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम है। बाकी इसकी लाइट का थ्रो अच्छा है, रिफ्लेक्टर अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस वही है कि प्रोजेक्टर होने चाहिए थे इसमें, तो वो एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, तो जब हम एक्सटीरियर की बात कर ही रहे हैं, तो मेन जो इसका पॉइंट है वो 10 साल से वही एक डिज़ाइन है। ये सबका कहना है कि पोलो ने अपना डिज़ाइन कभी भी चेंज नहीं किया। जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो सेम ही है। इन्होंने फेस लिफ्ट थोड़ा बहुत किया, बम्पर वगैरह चेंज किए, लाइट्स थोड़ी चेंज करी, सिंगल बैरल से डुअल बैरल पे आ गए, और बम्पर 3 बार चेंज हुआ है इसका। सबसे पहला वाला एक आता था, उसके बाद सेकंड टाइप 2, ये टाइप 3 है बस। तो बाकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक पर्सनल चॉइस के ऊपर है खाली, अगर जिसको पसंद है। देखिए, मुझे पोलो का डिज़ाइन ऐसा ही पसंद है। अगर आप बात करें कि अगर इसमें मैं चाहूँ कि बॉडी चेंज हो जाती तो अच्छी लगती, तो शायद मुझे ना अच्छी लगती, क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल चॉइस है। बाकी यार मुझे इसमें कोई भी डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन हाँ लोगों को लगता है कि यार वही 10 साल से एक ही डिज़ाइन चली आ रही है, तो ये भी एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, तो जब हम बाहर आ ही गए हैं, गाड़ी पार्क कर ही ली है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपको टॉप मॉडल में भी कैमरा नहीं आता है। कैमरा आपको अलग से लगवाना पड़ता है। जैसे कि ये है, देखिए कैमरा, ये OEM कैमरा ही है, लेकिन ये आपको लगवाना ही पड़ता है। अगर आप स्टॉक गाड़ी ली होगी जिसने भी, अब तो खैर बंद हो गई है, तो जिसने भी ली होगी उसको कैमरा मिलता ही नहीं है। तो यार ये इनको ध्यान देना चाहिए था, एटलीस्ट कैमरा तो लगा के दे सकते हैं। आप इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, लाइक कैमरा एक सबसे बेसिक फीचर होता है। कोई भी गाड़ी ले लो आप, मारुति की भी कोई गाड़ी ले लो, टाटा की भी कोई गाड़ी, कैमरा मिलता ही मिलता है यार। इनफैक्ट इन्होंने इस मॉडल में टच स्क्रीन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन यार कैमरा ही नहीं दे रखा है। तो कैमरा ना देना एक थोड़ा सा निगेटिव मुझे खुद लगता है, पर्सनली मुझे भी लगता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, जब हम कैमरे की बात कर ही रहे हैं तो हम फीचर्स की भी बात कर लेते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं जो कि लोग कंसीडर करते हैं। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पोलो में नहीं आते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं आता है, जो कि एक बेसिक फीचर है, होना चाहिए गाड़ियों में। नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये सीधे सीधे पर्सनल चॉइस है। थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाता है उसमें। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे यार कीलेस एंट्री नहीं पसंद है। लाइक मुझे पसंद है कि मैं इसमें की लगाऊं और फिर स्टार्ट करूं गाड़ी। ये मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी आप लोग का अलग हो सकता है। तो इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं आता है, आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है इसमें। दूसरी चीज, आपको सनरूफ नहीं मिलती है, मिल ही नहीं सकती। बहुत लोग आफ्टर मार्केट करवा लेते हैं, बट भैया आफ्टर मार्केट मत करवाया करिए। ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। दूसरी चीज, इसकी जो लाइटिंग है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइट मिलती है, सिर्फ एक ही लाइट है जो इतने एरिया में पड़ती है। वैसे ये सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर इसकी जगह 2 लाइटें अलग अलग होंगी तो ज्यादा अच्छा होता। और जैसे कि पसाट में आती है, वैसे ही अगर इसमें लाइट लगाते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यार GT लाइन है तो इसमें कम से कम ये इनके बेसिक, सबसे जो बेसिक पोलो होती है उसमें भी यही होती है और GT में भी यही है। तो ये चीज़ है एक। और एक छोटी सी चीज़ है, आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, इधर मिलता है लेकिन इसमें लाइट नहीं है। तो ये भी छोटी सी चीज़ है। आपको जो ये हैंडल मिलते हैं, ये सॉफ्ट क्लोजर नहीं है, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है। तीसरी, आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है GT के साथ। ये तो बहुत ही गलत है यार। ये मैंने तो बाहर से लगवाया, ये आफ्टर मार्केट है, मैंने लिया था, मैंने बाहर से लिया और इसको इंस्टॉल किया खुद ही। तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। बाकी बहुत सारे मॉडल्स में मिलती है आपको, 1 लीटर TSI में मिलता है शायद,
इस वाले मॉडल में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो वो एक है, वो तो मॉडल टू मॉडल डिफर कर जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन होने के बावजूद भी इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं आपको मैनुअली मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो पोलो में नहीं मिलते हैं। मेरे जैसे इंसान को इन सब फीचर से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ा लिटरली। हो सकता है आपको पड़ता हो, तो आप लेने से पहले अगर आप एक यूज पोलो लेने जा रहे हैं तो आप इन फीचर्स को, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे चाहिए तो फिर भाई आप पोलो छोड़ के और कोई गाड़ी ले सकते हैं जिसमें कि ये सारी चीजें आपको मिल जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के। परफॉर्मेंस में क्या कमी है, तो ये बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि परफॉर्मेंस में एक्चुअली ऐसी क्या चीज है जो आपको कम लगती है। क्योंकि गाड़ी भागती भी है, डीएसजी भी है, एकदम सब कुछ एकदम झन्नाटेदार चलता है, कंट्रोल भी है, हैंडलिंग भी है, सारी चीजें बढ़िया है। फिर क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ आपको। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, उसके लिए मैं बाहर आता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। ये तो जो स्टॉक डिस्क होती है ये होती 228 समथिंग mm की होती है। ये ब्रेक ठीक है, डिसेंट है, बट पीछे इन्होंने ड्रम दे रखा है। तो जब गाड़ी में इतनी पावर है, देखिए इसके वेट के हिसाब से ना गाड़ी में पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसको हैंडल करने के लिए ब्रेक्स भी डिसेंट है। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई स्पीड में जा रहे हो ना, आप इसका अगर फुल पोटेंशियल देखते हो और उस पोटेंशियल पे आप ब्रेक्स चेक करते हो ना, तो वो ब्रेक उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस गाड़ी में एटलीस्ट इनको ब्रेकिंग और अच्छी देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रेकिंग में प्रॉब्लम है या आपकी ब्रेक्स लगती नहीं है या मिस होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उतनी इफेक्टिव नहीं लगती हैं। देखिए परफॉर्मेंस में हर चीज़ देखी जाती है। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी भाग रही है। गाड़ी भागने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी का रुकना। तो गाड़ी रुकती भी है, सही टाइम पे रुक जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा और इफेक्टिव होना चाहिए था। उसके लिए या तो इनके रोटर्स बड़े होने चाहिए थे या तो इनको चारों डिस्क देनी चाहिए थी इसमें। वैसे हैचबैक में नहीं रिक्वायर्ड होता है चारों डिस्क, लेकिन अगर होती इसमें जीटी लाइन में होती अगर सिर्फ, तो ये गाड़ी परफेक्ट हो जाती परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी इतनी छोटी गाड़ी के हिसाब से, आपको हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी इतनी छोटी गाड़ी के हिसाब से, आपको ब्रेकिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक हल्की सी चीज मिस करोगे कि वो बाइट आपको नहीं मिलेगा, कि लाइक आपको लगेगा कि हाँ ब्रेक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव जा रही है आपकी। तो वो एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी को कैसे भी चलाओ, आप इसको डी में भी चलाते हो तो भी वैसे भागती है, एस में भी चलाते हो, मैनुअल में भी चलाते हो, वो बढ़िया चलती है एकदम। डीएसजी अपना काम करता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने डीएसजी के भी सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, तो उसके अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है। तो वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसा कोई कमी मुझे अभी तक नहीं लगी इस गाड़ी में, पावर की, हैंडलिंग की, और मेरे हिसाब से कंफर्ट भी मुझे मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं पोलो से रिलेटेड। अगर आप एक यूज्ड पोलो लेने जा रहे हैं तो आप इन सब चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। एक दो लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप दूसरों की गाड़ियों को देख के बताते हो कमियां, अपनी गाड़ियों की बताओ, तो वो मैंने बता दी जो मुझे लगा। बाकी अगर आपको लगता है कि पोलो में क्या दिक्कत है आप बता सकते हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।